हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 10 से संबंधित है। इस वीडियो में हम विज्ञान के अध्याय 12 अर्थात विद्युत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में पूरे अध्याय में दिए गए हर एक टॉपिक को हम बारीकी से समझेंगे, साथ ही साथ इसका नोट्स भी बनाएंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारे आधुनिक जीवन में विद्युत का महत्वपूर्ण स्थान है। घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों तथा ऐसे ही अन्य जगहों में विभिन्न उपयोगों के लिए विद्युत एक ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। अतः हमें विद्युत के संबंध में विशेष समझ होनी चाहिए। इस अध्याय का पहला टॉपिक है विद्युत धारा और परिपथ। विद्युत धारा क्या है और विद्युत परिपथ क्या है, यह हमें समझना होगा। सबसे पहले हम समझेंगे विद्युत धारा क्या है। जब किसी चालक में से विद्युत आवेश प्रवाहित होती है तब हम कह सकते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। कोई भी चालक पदार्थ यानी जिसमें विद्युत का चालन होता है, जब किसी चालक पदार्थ में आवेश प्रवाहित होती है तो हम कहेंगे कि इस चालक में विद्युत धारा है, यानी आवेश की गतिशीलता को ही विद्युत धारा कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या है। हम विद्युत धारा किससे कहेंगे? प्रति एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब किसी चालक के द्वारा विद्युत आवेश का प्रवाह किया जाता है, यानी विद्युत धारा का जब गमन होता है, तो प्रति एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से कुछ मात्रा में आवेश विद्युत धारा के रूप में आगे बढ़ती है। तो प्रति एकांक समय में आवेश की वह परिमाण जो किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित होती है उसे विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा की परिभाषा को समझने के लिए हम कल्पना करते हैं धातु के एक तार की, जो कि विद्युत का सुचालक है। आप चित्र में देख सकते हैं कि धातु के एक तार को दर्शाया गया है। जब इस तार में विद्युत आवेश गमन करती है तब हम कह सकते हैं कि इस तार में विद्युत धारा है, यानी आवेश का प्रवाह हो रहा है। जब किसी चालक में आवेश का प्रवाह होता है तब हम कह सकते हैं कि चालक में विद्युत धारा स्थापित की गई है। यदि चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश Q प्रवाहित होता है तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो धातु के तार दिए गए हैं, इसमें किसी खास बिंदु पर हम एक अनुप्रस्थ काट की कल्पना करते हैं, जो कि इस चित्र में Q बिंदु पर है। अब ये जो अनुप्रस्थ काट है, इस बिंदु पर t समय में Q आवेश प्रवाहित हो रही है। तो जैसा कि हमने कल्पना किया कि ये जो धातु के तार हैं, इसमें किसी खास अनुप्रस्थ काट के द्वारा t समय में Q आवेश प्रवाहित हो रही है, तो अब हम कहेंगे कि इसका विद्युत धारा का मान क्या होगा। जैसा कि परिभाषा हमें बताती है कि प्रति एकांक समय में किसी अनुप्रस्थ काट से जो विद्युत आवेश की परिमाण प्रवाहित होती है उससे विद्युत धारा कहा जाता है। यानी विद्युत धारा को हम I के द्वारा सूचित करेंगे और I बराबर होगा Q/T। यानी हम लिख सकते हैं कि विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटा समय। किसी अनुप्रस्थ काट के द्वारा जो प्रति एकांक समय में विद्युत आवेश गमन करती है उससे विद्युत धारा कहा जाता है। यह जो फॉर्मूला है I = Q/T, यह जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूंकि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम है, इसलिए विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होगा कूलम प्रति सेकंड।
क्योंकि विद्युत धारा जो होता है ये Q/T होता है, इसीलिए विद्युत धारा का आशा मात्रक कूलम प्रति सेकंड होगा। कूलम प्रति सेकंड को एम्पियर भी कहा जाता है। विद्युत धारा को हम या तो एम्पियर में मापते हैं या फिर इससे हम कूलम प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। एम्पियर को कैपिटल ए द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह से होती है। अगर किसी तार के किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश का प्रवाह होता है तो हम कहेंगे कि इस तार में विद्युत धारा जो है उसकी मान होगी 1 एम्पियर। इस मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। विद्युत धारा के ऐसा मात्रक का नाम एम्पियर है और यह नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। अल्प परिमाण की विद्युत धारा को विभिन्न मात्रकों में व्यक्त किया जाता है, जैसे कि चूंकि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है और यह मात्रक एक बड़ा मात्रक होता है, इसलिए अल्प परिमाण की विद्युत धारा को विभिन्न मात्रकों में व्यक्त किया जाता है, जैसे कि मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर इत्यादि। मिली एम्पियर क्या होता है? 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। इसी प्रकार 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर। विद्युत धारा के बारे में चर्चा करने के बाद अब हमें समझना होगा विद्युत परिपथ क्या है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। एक ऐसा बंद पथ जिसमें विद्युत धारा हो, इस प्रकार के बंद पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। इस चित्र में एक विद्युत परिपथ को दिखाया गया है। इस विद्युत परिपथ में एक सेल यानी एक बैटरी है, एक बल्ब, एक एमीटर और एक प्लग कुंजी लगी हुई है। इसमें जो सेल होते हैं ये ऊर्जा का स्रोत है, बल्ब जलता है, एमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा को मापता है। जब इस विद्युत परिपथ में प्लग कुंजी को ऑन किया जाता है तो इसमें आवेश का प्रवाह शुरू होता है और बल्ब जलने लगता है। यानी एक ऐसा बंद पथ, एक ऐसा सतत और बंद पथ जिसमें विद्युत धारा हो, तो इस प्रकार के बंद पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहा जाता है। एमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। कोई भी यंत्र को किसी विद्युत परिपथ में 2 तरीके से जोड़ा जा सकता है, श्रेणी क्रम में या फिर पार्श्व क्रम में। इसको समझने के लिए आप इस चित्र को देख सकते हैं। इसमें एक विद्युत परिपथ को दर्शाया गया है। इसमें 2 प्रकार के यंत्र को जोड़ा गया है। एक को V द्वारा सूचित किया गया है जो वोल्ट मीटर है, जो कि विभवांतर को नापता है। इसके बारे में इसी वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा यंत्र जिसे A द्वारा सूचित किया गया है उसे एमीटर कहा जाता है, जो विद्युत धारा को मापता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि एमीटर को जोड़ने का तरीका अलग है, जबकि वोल्ट मीटर को जोड़ने का तरीका अलग है। वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, जबकि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है। उत्तर होगा श्रेणी क्रम में, जबकि वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक उदाहरण का सहारा लेंगे और यह उदाहरण है 12.1। यह उदाहरण आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इसमें बताया गया है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है।
विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। एक विद्युत परिपथ है जिसमें हमें विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। दिया गया है कि बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे, दिया गया है कि इस प्रश्न में क्या दिया गया है। इसमें धारा का मान दिया गया है, यानी I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। साथ ही साथ समय यानी टाइम दिया गया है 10 मिनट। इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुना करना होगा, यानी 600 सेकंड। अब हमें विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटा समय। इसी इक्वेशन का सहारा लेकर हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू आई टी, यानी विद्युत आवेश जो होगा वह विद्युत धारा और समय के गुणनफल के बराबर होगा। अब I का मान है 0.5 एम्पियर और T का मान है 600 सेकंड, बराबर हो गया 300। चूंकि आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है, इसलिए इसका मान हो गया 300 कूलम्ब। यानी विद्युत परिपथ से 10 मिनट में जो विद्युत आवेश प्रवाहित होगा वह होगा 300 कूलम्ब। अब आइए समझते हैं कि किसी तार के भीतर आवेशों का प्रवाह कैसे होता है। जब किसी धातु के तार में विद्युत धारा होती है तो इस तार के जरिए विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। अब किसी तार के भीतर आवेशों का प्रवाह कैसे होता है। जब किसी धातु के तार में विद्युत धारा होती है तो इस तार में आवेशों का प्रवाह होता है। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण ही आवेश का प्रवाह होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं। किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण आवेश का प्रवाह होता है, यानी विद्युत धारा होता है। हमारे लिए अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्युत विभव और विभवांतर। इस अध्याय का यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। विद्युत विभव और विभवांतर को हमें बारीक से समझना होगा। विद्युत विभव और विभवांतर को समझने के लिए हम जल के बहाव का उदाहरण ले सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि जल का बहाव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर होता है। जिस प्रकार जल का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, ठीक वैसे ही चालक तार में आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अब जरा समझते हैं कि विभवांतर क्या है। इसको समझने के लिए हम जल के प्रवाह का उदाहरण लेते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जल का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। ठीक ऐसे ही स्थिति चालक तार में आवेश के प्रवाह के साथ भी होता है। आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। जिस प्रकार जल के प्रवाह की दिशा तय करता है दाब, उसी प्रकार चालक तार में आवेश के प्रवाह का दिशा तय करता है विद्युत विभव। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश के प्रवाह का कारण है विभव में अंतर। किसी तालक चार के एक बिंदु से दूसरे बिंदु जो आवेश का प्रवाह होता है, इसका मुख्य कारण है दोनों बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर होना। जब किसी चालक तार के दो सिरे का विद्युत विभव अलग अलग होता है, तब उस चालक तार से विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को ही विभवांतर कहा जाता है। किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव में जो अंतर होता है, इन दो बिंदुओं के मध्य इसी अंतर को ही विभवांतर कहा जाता है। विभव में यह अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी परिपथ में धारा तभी प्रवाहित हो सकती है
जब उसमें कोई ऊर्जा का स्रोत हो, जैसे कि बैटरी या फिर कोई दूसरा ऊर्जा का स्रोत। क्योंकि बैटरी जो है ये सेलों से बनी होती हैं और ये विद्युत परिपथ में एक प्रकार के विभव का अंतर पैदा करता है, यानी विभवांतर उत्पन्न करता है। और इसी विभवांतर के उत्पन्न होने के कारण ही विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। सेल क्या करता है कि किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित होकर विभवांतर उत्पन्न करता है और यही विभवांतर चालक के आवेशों में गति ला देता है, इससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि विद्युत धारा का जो कारण है वह है विभव में अंतर। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। जब किसी विद्युत परिपथ में एक सेल या फिर बैटरी को जोड़ा जाता है तो ये परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न करता है और इस विद्युत धारा को बनाए रखने के लिए बैटरी अपने में संचित जो रासायनिक ऊर्जा होती है इससे खर्च करता है और विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता रहता है। अब आइए हम जानते हैं कि विभवांतर की परिभाषा क्या है। अब तक जो हमने डिस्कशन किया इसमें विभवांतर को हम लोग सामान्य भाषा में समझे, लेकिन अब हमें विभवांतर की परिभाषा को जानना है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहा जाता है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो विद्युत विभवांतर को ऐसे परिभाषित किया जा सकता है। किसी परिपथ में किसी दो बिंदुओं के मध्य एकांक आवेश को यानी प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है इसी कार्य को विद्युत विभवांतर कहा जाता है। अब इस चित्र को आप गौर से देखें, इसमें एक विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। अब इस विद्युत परिपथ में दो बिंदु की कल्पना हम करते हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। अब इन दो बिंदुओं के मध्य अगर हमें विद्युत विभवांतर जानना हो तो हमें कैसे समझना होगा। इन दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर का मान क्या होगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक इकाई आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को इन दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहा जाता है। अब हम विद्युत विभवांतर को गणितीय विधि द्वारा परिभाषित करेंगे, यानी इसका समीकरण प्राप्त करेंगे। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। विभवांतर को V द्वारा सूचित किया जाता है और इसका मान होगा किया गया कार्य यानी W बटा आवेश। क्योंकि आवेश बटा इसलिए किए क्योंकि दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होगा वह प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है इसी कार्य को विभवांतर कहा जाता है। इसलिए विभवांतर बराबर होगा किया गया कार्य बटा आवेश। इसको संक्षेप में हम ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W/Q, यानी विभवांतर जो होगा वह कार्य और आवेश के अनुपात के बराबर होगा। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। वोल्ट को V द्वारा सूचित किया जाता है, जिसे इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक में एक कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। जैसा कि हमने चर्चा किया कि विभवांतर क्या होगा, वह किया गया कार्य और आवेश के अनुपात के बराबर होगा। यानी
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक इकाई आवेश को लाने में अगर 1 जूल कार्य किया जाए तो इन दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होगा वह 1 वोल्ट का होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं 1 V इज इक्वल टू 1 J पर कूलम। विभवांतर के माप वोल्टमीटर द्वारा किया जाता है। वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके सहारे किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात किया जाता है। विभवांतर को सदैव उन दो बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। यह चर्चा इसी वीडियो में हमने पहले ही किया कि एमीटर को किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, जबकि वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। अब हम देखेंगे उदाहरण 12.2। इसमें जो प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यह उदाहरण आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इसमें पूछा गया है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। दिया गया है कि दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर है वह 12 वोल्ट का है। इनके बीच 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना होगा। अब आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। हम पहले क्या लिखेंगे कि दिया गया है कि इसमें दिया गया है V का मान यानी विभवांतर का मान और वह है 12 वोल्ट। इसके अलावा दिया गया है Q का मान यानी आवेश, वह है 2 कूलम। हमें निकालना क्या है, किया गया कार्य। किया गया कार्य के लिए जो फॉर्मूला होगा वह होगा W इज इक्वल टू VQ, यानी जो कार्य करना होगा वह दो चीजों का गुणनफल होगा, विभवांतर का और आवेश का। अब जो विभवांतर है उसका मान है 12 वोल्ट और जो आवेश है उसका मान है 2 कूलम, यानी W का मान हो जाएगा 24 जूल। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा 24 जूल। उन दो बिंदुओं के मध्य 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 24 जूल कार्य करना होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है ओम का नियम। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सन 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित किया। कहने का मतलब यह हुआ कि जब किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होता है और जो विद्युत धारा का मान होता है ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित होता है। इसी संबंध को खोज निकाला था महान वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने। हम एक धातु के तार की कल्पना करते हैं। इस तार के 2 सिरे यानी A और B के बीच जो विभवांतर है उसको हम V मान लेते हैं और इस विभवांतर के कारण इस धातु के तार में जो विद्युत धारा प्रभावित होगी वह हम I मान लेते हैं और यह कल्पना करते हैं कि यह धातु के तार किसी विद्युत परिपथ का एक हिस्सा है। तो ओम के अनुसार किसी धातु के तार के 2 सिरों के बीच जो विभवांतर होता है और जो विद्युत धारा का मान होता है ये दोनों के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। इसी संबंध को खोज निकाला था ओम ने। अब आइए समझते हैं कि ओम का नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार किसी नियत ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि ओम का यह नियम किसी नियत ताप पर ही लागू होता है, यानी जब तापमान एक समान हो तभी ये ओम का नियम लागू होता है, क्योंकि अगर तापमान में परिवर्तन होगा तो यह नियम लागू नहीं होगा। इसलिए पहले ही लिखा गया है किसी नियत ताप पर।
जब किसी धातु के दो सिरों के बीच विभवांतर हो तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और यह विभवांतर समानुपाती होता है विद्युत धारा का। कहने का मतलब भी जो होता है, जो विभवांतर होता है, ये I के समानुपाती होता है। यानी अगर हम दो सिरों के मध्य विभवांतर को दोगुना करेंगे तो विद्युत धारा का मान भी दोगुना होगा। अगर इससे हम 4 गुना करेंगे तो विद्युत धारा का मान भी 4 गुना होगा। यानी विभवांतर जो होगा वह विद्युत धारा के समानुपाती होगा किसी नियत ताप पर। इसी नियम को ओम का नियम कहा जाता है। अब इस समीकरण को हम आगे बढ़ाते हैं। जब हम समानुपाती का चिन्ह को हटाकर बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, एक नियतांक लगेगा और वह नियतांक इस इक्वेशन में R है। यानी हम लिख सकते हैं कि R जो है वह एक नियतांक है जिससे तार का प्रतिरोध कहा जाता है। इसी R को तार का प्रतिरोध कहा जाता है। यानी ओम के नियम से जो समीकरण हमें मिलता है वह है V इज इक्वल टू IR। यानी विभवांतर जो होगा वह विद्युत धारा और तार के प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा। किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। कोई भी चालक आवेश के प्रवाह का विरोध करता है और चालक के इसी गुण को ही प्रतिरोध कहा जाता है। अतः हम लिख सकते हैं कि चालक के इसी गुण को ही प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। इसे ग्रीक भाषा के शब्द ओम से निरूपित करते हैं। ओम के नियम के अनुसार हम क्या समीकरण प्राप्त किए? हमने प्राप्त किए V इज इक्वल टू IR। तो इसी समीकरण के आधार पर हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V बाय R। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा इसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर लिख सकते हैं। जो समीकरण हमने लिखा R इज इक्वल टू V बाय I, तो इस समीकरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जब किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट का हो और उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती हो तो हम कहेंगे कि चालक का जो प्रतिरोध होगा वह 1 ओम होगा। और इसी इक्वेशन से हमें यह भी पता चलता है कि 1 ओम जो होगा वह 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के अनुपात के बराबर होगा। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ R इज इक्वल टू V बाय I, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू V बाय R। कहने का मतलब यह हुआ कि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। I इज इक्वल टू V बाय R। इस इक्वेशन से हमें यह पता चलता है कि जो विद्युत धारा होगी वह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यदि प्रतिरोध दोगुनी हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। जब हम किसी तार के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर भी अप्लाई करते हैं तो अगर हम इसके प्रतिरोध को दोगुना कर दें तो विद्युत धारा का मान आधा हो जाएगा। व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को घटाना अथवा बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। किसी विद्युत परिपथ के किसी हिस्से में कभी-कभी विद्युत धारा के मान को घटाना या बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि जब हम किसी तार के प्रतिरोध को बढ़ाते या घटाते हैं तो विद्युत धारा के मान में भी परिवर्तन आता है। इसी ज्ञान के आधार पर जब हम स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए विभिन्न अवयव को यानी विभिन्न प्रतिरोध वाले तारों का उपयोग करते हैं तो इस प्रकार के अवयव को
परिवर्ती प्रतिरोध कहा जाता है। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति का उपयोग करते हैं और इसे धारा नियंत्रक कहा जाता है। कुछ अवयव विद्युत धारा के प्रवाह का कम विरोध करता है, जबकि कुछ अन्य अधिक विरोध करता है। बहुत से ऐसे चालक पदार्थ हैं जो विद्युत धारा के प्रवाह का कम विरोध करता है, जबकि कुछ ऐसे भी चालक पदार्थ हैं जो विद्युत धारा के प्रवाह का अधिक विरोध करता है। वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है अधिक अच्छा चालक होता है। ऐसा चालक जो विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध कम करता है, हम वैसे चालक को एक अच्छा चालक कहेंगे। जैसे कि धातुएं विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध कम से कम करता है, इसलिए धातुएं विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है प्रतिरोधक कहलाता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत के प्रवाह को बहुत ही अधिक प्रतिरोध करता है। इस प्रकार के चालक पदार्थ को प्रतिरोधक कहा जाता है। प्रतिरोध को समझने के बाद अब हम जानेंगे वे कौन कौन से कारक हैं जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक की प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला है चालक की लंबाई, दूसरा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तीसरा है पदार्थ की प्रकृति। कोई भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह निम्नलिखित तीन कारकों पर निर्भर करता है। उस चालक की लंबाई क्या है, उस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है और उस चालक जो पदार्थ से निर्मित है उस पदार्थ की प्रकृति कैसी है। इन तीन बातों पर किसी चालक की प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको जरा अब हम समझने का प्रयास करते हैं। किसी चालक की जो प्रतिरोध होती है उसे R द्वारा सूचित किया जाता है और ये R अनुक्रमानुपाती होती है L का। यानी अगर चालक की लंबाई को हम दोगुना करेंगे तो उसकी प्रतिरोध भी दोगुनी हो जाएगी। इसलिए हम लिख सकते हैं R अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे और L लिखेंगे। दूसरा क्या है कि ये जो प्रतिरोध है ये उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूसरे इक्वेशन में हम लिखेंगे R समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 1/a, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को संयोजित करने पर जब ये दोनों समीकरण को आपस में हम संयोजित करेंगे तो हम पाएंगे R समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे और L/a, यानी जो चालक की जो प्रतिरोध होती है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने ये जो समीकरण प्राप्त किया R समानुपाती L/a, अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को एक्सटेंड करेंगे। जो समानुपाती का चिन्ह है इसको हम बराबर के चिन्ह में बदलेंगे। तो जब भी किसी समानुपाती के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में बदला जाता है तो एक कांस्टेंट लगता है, यानी एक नियतांक लगता है। इस इक्वेशन में जो नियतांक लगा वह है R, जिसको आप P की तरह देख सकते हैं। इससे P ना पढ़कर इससे रो पढ़ा जाता है। यहाँ रो आनुपातिक स्थिरांक है जिससे चालक पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। यह रो क्या है, यह चालक पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। इस अध्याय में हमने दो शब्दों के बारे में चर्चा किया। पहला शब्द है प्रतिरोध और दूसरा शब्द है प्रतिरोधकता। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। प्रतिरोध क्या है, ये किसी चालक का गुण होता है।
जबकि प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का गुण होता है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है। धातुएं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है और कम प्रतिरोधकता होने के कारण ऐसे पदार्थ विद्युत की सुचालक होती हैं और इनकी प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, यानी 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर तक होती है। अर्थात ये पदार्थ विद्युत की अच्छी चालक हैं। रबर तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर की होती है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत की कुचालक होती हैं, जैसे कि रबर, कांच इत्यादि। इस प्रकार के पदार्थ की प्रतिरोधकता अत्यंत अधिक होती है, यानी 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर तक होती है। प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातुएं धातुओं से मिलकर बनी होती हैं और इस प्रकार के मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है उनकी अवयवी धातुओं की प्रतिरोधकता से अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही गलन नहीं होता है। जो मिश्र धातुएं होती हैं इसकी गलनांक अधिक होती है। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। अत्यधिक गलनांक होने के कारण मिश्र धातुओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के यंत्रों के निर्माण में किया जाता है, जैसे कि विद्युत इस्त्री, टोस्टर इत्यादि। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि विद्युत बल्बों के तंतुओं का निर्माण किस पदार्थ के द्वारा किया जाता है। उत्तर होगा टंगस्टन। जबकि तांबा तथा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले जो तार होते हैं इसके निर्माण के लिए तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। अब आइए हम अध्याय में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रतिरोधक का संयोजन। प्रतिरोधक का संयोजन किस प्रकार किया जाता है। प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजित करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक और दूसरी है पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक। जो प्रतिरोधक होते हैं इन सभी प्रतिरोधकों को दो तरीके से संयोजित किया जा सकता है। पहला है श्रेणी क्रम और दूसरा है पार्श्व क्रम। अब इसे हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक। प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार से संयोजित किया जाता है। आप इस चित्र को देख सकते हैं। इसमें एक विद्युत परिपथ को दर्शाया गया है। इसमें तीन प्रतिरोधकों को, जिसके प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं, आपस में संयोजित किए गए हैं, जिससे आप चित्र में आसानी से देख सकते हैं। तो जब प्रतिरोधकों को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है तो इससे हम कहते हैं श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक। इसमें R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के तीनों प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ा गया है। प्रतिरोधकों के इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। संयोजन का अगला प्रकार है पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक। इस चित्र में प्रतिरोधकों को दर्शाया गया है जो आपस में पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। इसमें तीन प्रतिरोधक हैं R1, R2 और R3। इन तीनों प्रतिरोधकों को विद्युत परिपथ में चित्र के अनुसार जोड़ा गया है।
इसमें तीनों प्रतिरोधक एक दूसरे से संयोजित हैं और ये जो संयोजन का प्रकार है इससे हम कहेंगे पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक। इसमें तीनों प्रतिरोधकों को एक साथ बिंदु X तथा Y के बीच जोड़ा गया है। आप चित्र में देख सकते हैं कि तीनों प्रतिरोधकों को दो बिंदु यानी बिंदु X और बिंदु Y के बीच जोड़ा गया है। प्रतिरोधकों के इस संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। अब हम निकालेंगे श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध। इस चित्र में एक विद्युत परिपथ को दर्शाया गया है। इसमें तीन प्रतिरोध है R1, R2 और R3। ये तीनों प्रतिरोधकों को आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। इस प्रकार संयोजित प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा ये हमें निकालना है। मान लिया कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान I है। जो परिपथ दर्शाया गया है इसमें हम कल्पना करते हैं कि विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। श्रेणीक्रम संयोजन के सिरों के बीच कुल विभवांतर का मान सभी प्रतिरोधकों के विभवांतर के योग के बराबर है। अब ये तीन प्रतिरोध जो हैं R1, R2 और R3, ये तीनों प्रतिरोधकों के लिए अलग अलग विभवांतर का जो मान है उन सभी मानों का जो कुल योग होगा वही होगा संपूर्ण संयोजन के दोनों सिरों के बीच कुल विभवांतर। इस चित्र के जरिए इससे हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो तीनों प्रतिरोधकों को आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है इसमें प्रत्येक का प्रतिरोध अलग अलग है यानी R1, R2 और R3 जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब R1 प्रतिरोधक के लिए जो विभवांतर है वह है V1, ये हम मान लेते हैं। R2 के लिए जो विभवांतर है उससे V2 मान लेते हैं। इसी प्रकार R3 के लिए V3 मान लेते हैं। और इस प्रकार तीनों प्रतिरोधकों के संयोजन से जो एक तुल्य प्रतिरोध बनता है इसका जो विभवांतर होगा उससे हम V मान लेते हैं। तो जब इन प्रतिरोधकों को आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो हम लिख सकते हैं कि जो कुल विभवांतर होगा वह तीनों विभवांतर के योगफल के बराबर होगा यानी V = V1 प्लस V2 प्लस V3। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो तो अब ये तीन प्रतिरोध जो हैं R1, R2 और R3 इसके संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होगा उससे अगर हम R मान लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे IR, क्योंकि V के जगह पर हम IR लिख सकते हैं। पहला वाला जो इक्वेशन है ऊपर वाला इक्वेशन V = V1 प्लस V2 प्लस V3, इसी इक्वेशन के आधार पर हम आगे लिखते हैं। V के जगह पर IR लिख सकते हैं क्योंकि ये ओम के नियम से हमें पता चलता है। बराबर का चिन्ह लगाएंगे जैसा कि ऊपर में है। उसके बाद V1 के जगह पर हम लगाएंगे IR1। इसी प्रकार प्लस का चिन्ह लगाएंगे। V2 के जगह पर लगाएंगे IR2 प्लस V3 के जगह पर IR3। अब इसमें I जो है वो आपस में कैंसिल आउट होगा यानी हम लिखेंगे R = R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी जब विभिन्न प्रतिरोधकों को आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो तुल्य प्रतिरोध जो होगा वह अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के योगफल के बराबर होगा। अब अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे और इसी प्रकार अब हम निकालेंगे पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इस चित्र में प्रतिरोधकों के संयोजन को दर्शाया गया है। इसमें तीनों प्रतिरोधकों जिसका प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं, इन तीनों प्रतिरोधकों को आपस में पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। कुल विद्युत धारा I संयोजन की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाले पृथक धाराओं के योग के बराबर है।
आप चित्र में देख सकते हैं कि अगर परिपथ में I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो तीनों प्रतिरोध में जो अलग अलग धारा प्रवाहित होंगी इन सभी धाराओं के योगफल होगा वह I के बराबर। यानी हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यानी R1 प्रतिरोधक में I1 धारा प्रभावित हो रही है, R2 प्रतिरोध में I2 धारा प्रभावित हो रही है, इसी प्रकार R3 में I3 धारा प्रभावित हो रही है। और इस प्रकार तीनों प्रतिरोधों में जो अलग अलग धारा प्रभावित हो रही है उन सभी धाराओं का योगफल होगा परिपथ की कुल धारा। यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो तो अब चित्र में जो संयोजन दर्शाया गया है इस संयोजन का अगर तुल्य प्रतिरोध R हो तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाय R, जो कि हमें ओम के नियम से पता चलता है। प्रत्येक प्रतिरोध पर ओम का नियम लागू करने पर दिए गए सभी प्रतिरोध पर अब हम ओम का नियम लागू करेंगे। पहले प्रतिरोध पर जब हम ओम का नियम लागू करते हैं तो हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू V बाय R1, जो कि ओम के नियम से हमें पता चलता है। इसी प्रकार जब प्रतिरोध R2 पर हम ओम का नियम लागू करते हैं तो हम लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू V बाय R2। इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध के लिए हम लिख सकते हैं I3 इज इक्वल टू V बाय R3। चूंकि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसीलिए I के जगह पर हम लिखेंगे V बाय R, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। I1 के जगह पर V बाय R1 प्लस देने के बाद I2 के स्थान पर V बाय R2 और फिर प्लस लिखने के बाद I3 के जगह पर V बाय R3 लिखेंगे। अब इस इक्वेशन में V हर जगह से कैंसिल आउट होगा और हम लिखेंगे 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इस प्रकार अगर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो तो हम इसे इस प्रकार समीकरण में व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार इस समीकरण से हम पार्श्वक्रम में संयोजित विभिन्न प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। अब इस अध्याय का अगला टॉपिक होगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। किसी परिपथ में बैटरी अथवा सेल अथवा कोई अन्य ऊर्जा के स्रोत के द्वारा विद्युत धारा स्थापित की जाती है। कोई भी विद्युत परिपथ होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके लिए बैटरी, सेल या कोई अन्य ऊर्जा का स्रोत होता है। यह विद्युत ऊर्जा विभिन्न विद्युत उपकरणों जैसे विद्युत बल्ब, पंखे, हीटर आदि को संचालित करते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह के कारण परिपथ के अवयवों से निरंतर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता रहता है। इससे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ के विभिन्न अवयवों में या फिर विभिन्न उपकरणों से निरंतर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। इस प्रकार की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। अब हम एक समीकरण प्राप्त करेंगे जिससे हमें यह पता चले कि किसी प्रतिरोधक के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। मान लिया कि जब किसी प्रतिरोधक R के दोनों सिरों के बीच विभवांतर भी हो तो उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। हम कल्पना करते हैं कि जब प्रतिरोधक R के दोनों सिरों के मध्य हम विभवांतर भी अप्लाई करते हैं तो उसमें विद्युत धारा I उत्पन्न होती है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक Q आवेश प्रवाहित होने में किया गया कार्य बराबर होगा V गुना Q, क्योंकि किया गया कार्य होगा ये विभवांतर और आवेश के गुणनफल के बराबर। यानी बराबर हम लिख सकते हैं V के जगह पर हम IR लिख सकते हैं जो कि हमें ओम के नियम से प्राप्त होता है।
इसी प्रकार Q के स्थान पर हम लिख सकते हैं IT यानी धारा और समय का गुणनफल। तो बराबर हम लिख सकते हैं I²RT यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब आवेश का प्रवाह होता है T समय तक तो उसमें I²RT ऊर्जा खर्च होती है। स्रोत द्वारा खर्च की जाने वाली यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रतिरोधक में क्षयित हो जाती है। अतः किसी स्थायी विद्युत धारा I द्वारा T समय में प्रतिरोधक द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मान होगी H = I²RT। जब किसी प्रतिरोधक के द्वारा I धारा प्रभावित हो रही है तो T समय में जो उत्पन्न ऊष्मा की मान होगी वह होगी I²RT। इस नियम को जूल का तापन नियम कहा जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का अवश्यंभावी परिणाम है। जब किसी चालक के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। बहुत सी स्थितियों में यह अवांछनीय होता है क्योंकि इसमें उपयोगी विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। परंतु विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का अनेक व्यवहारिक अनुप्रयोग भी हैं। विद्युत बल्ब में विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में होता है। विद्युत बल्ब के द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है। इसमें विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उपयोग किया जाता है। जब विद्युत धारा बल्ब के तंतुओं से प्रवाहित होता है तो यह ऊष्मा उत्पन्न करता है और अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करता है। विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। विद्युत धारा जब विद्युत बल्ब के तंतुओं से प्रभावित होता है तो ये अत्यंत ऊष्मा पाकर तप्त हो जाता है और अत्यंत तप्त होने के कारण ये प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। बल्ब के तंतु ऐसे पदार्थ का बना होना चाहिए जो इतने उच्च ताप पर भी न पिघले। इसीलिए बल्ब के तंतु टंगस्टन से निर्मित होते हैं क्योंकि टंगस्टन एक ऐसा पदार्थ है जिसका गलनांक काफी उच्च होता है। इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। जूल तापन का एक और सामान्य उपयोग विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाला फ्यूज है। फ्यूज इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब किसी परिपथ में अत्यधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें लगे फ्यूज ऊष्मा पाकर गल जाते हैं और परिपथ बंद हो जाती है। विद्युत परिपथों तथा साधित्रों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। फ्यूज किसी ऐसी धातु अथवा मिश्रातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक हो, जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड इत्यादि। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है। इससे फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। अब हम एक नजर डालेंगे विद्युत शक्ति के ऊपर। विद्युत शक्ति क्या है, इससे समझने से पहले हमें समझना होगा शक्ति क्या है, यानी शक्ति की परिभाषा क्या है। कार्य करने की समय दर को शक्ति कहा जाता है। प्रति इकाई समय में जो कार्य किया जाता है उससे ही शक्ति कहा जाता है। यानी इससे हम ऐसे लिख सकते हैं कि शक्ति बराबर किया गया कार्य बटा समय। शक्ति को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि P = W/T। शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकंड अथवा वाट है। शक्ति को समझने के बाद अब हम विद्युत शक्ति को समझते हैं। किसी विद्युत परिपथ में उपभोक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है।
शक्ति बराबर हम लिख सकते हैं विद्युत ऊर्जा बटा समय। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का मान जो होगा वह होगा कि जो ऊष्मा के रूप में क्षयित होता है, जिसका मान हमने इसी वीडियो में पहले निकाला I²RT, और इसको हम समय के साथ भाग देंगे यानी बाय टी, तो बराबर इसका मान होगा I²R। इस प्रकार विद्युत शक्ति का मान होगा I²R बराबर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, I के जगह पर हम V/R लिख सकते हैं, जो कि हमें ओम के नियम से पता चलता है। चूंकि I का स्क्वायर है इसलिए V/R का स्क्वायर हम लिखेंगे। अब फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे R के साथ, तो बराबर इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मान होगा V²/R, यानी विद्युत शक्ति का जो फाइनल इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ वह हुआ V²/R। वाट शक्ति का छोटा मात्रक है, अतः वास्तविक व्यवहार में हम इसके काफी बड़े मात्रक यानी किलोवाट का उपयोग करते हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। चूंकि विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होता है, इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा यानी WH होता है। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो उपभोग ऊर्जा 1 वाट घंटा होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा यानी kWh होता है, जिसे सामान्य बोलचाल में यूनिट कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा? 1 kWh बराबर हमें निकालना है। अगर हम किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो 1000 से गुना करना होगा, यानी 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। अब इसको हमें जो घंटा है इसको हमें सेकंड में बदलना है, तो घंटा को अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुना 60 लिखना होगा, यानी इसका मान जो होगा वह होगा 36000000 वाट सेकंड। यानी इससे हम ऐसे लिख सकते हैं 3.6 × 10⁶ वाट सेकंड। 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुना 10⁶ वाट सेकंड के बराबर। यानी इससे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3.6 × 10⁶ जूल, क्योंकि वाट सेकंड को जूल भी कहा जाता है, यानी वाट सेकंड हो या फिर जूल हो, दोनों एक ही बात है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरे अध्याय को बारीक से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हर नई वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।